मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहाचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम जो हमारा विलयन, तनु विलयन व अणुसंख्यक गुण धर्म का जो चैप्टर है लास्ट हमारे इस किताब का, उसका अंतिम टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। और अंतिम टॉपिक है जो है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान व अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मान, या अपन यूँ कह सकते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस या फिर एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो पदार्थ के विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या किसी भी विलयन में उपस्थित जो विलय के कण होते हैं या अणु होते हैं या पदार्थ के जो कणों की संख्या होती है, अणुओं की संख्या होती है, उस पे अणुसंख्यक गुण निर्भर करते हैं। जैसा नाम से ही आपको लग रहा होगा, अणुसंख्यक गुण यानी कि ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुण कहते हैं। क्योंकि अणुसंख्यक गुण पदार्थ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अतः यदि विलय विलयन में सगुणित या वियोजित नहीं होता है तो अणुओं की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, जिससे विलयनों के लिए अणुसंख्यक गुणों के मान सामान्य या फिर सैद्धांतिक मान कहलाते हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ या यूँ कहिए थ्योरेटिकल वैल्यूज़ कहलाते हैं। जब तक कि विलय के अणु सगुणित या वियोजित नहीं होते तब तक जो मान होते हैं वे सामान्य मान या फिर सैद्धांतिक मान कहलाते हैं। परंतु यदि विलय पदार्थ विलय में सगुणित एसोसिएट या वियोजित होता है तो उसके अणुसंख्यक गुणों के मान असामान्य प्राप्त होंगे और इन मानों को असामान्य आणविक द्रव्यमान या अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मान कहते हैं, यानी कि एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जब इन गुणों के आधार पर यौगिकों के आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करेंगे तो हमें इनके मान भी असामान्य प्राप्त होंगे। अतः जो मान कहलाएंगे वो असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाते हैं। समझ में बात आ गई? हम यूँ कहना चाहते हैं कि यदि किसी विलयन में विलय के अणु जो हैं वह सगुणित होते हैं या वियोजित होते हैं तो हमें उनके मान जो है या जो अणुसंख्यक गुणों के मान जो है वह सामान्य मान प्राप्त नहीं होते, या यूँ कहिए कि यदि विलय के अणु सगुणित या वियोजित नहीं होते हैं तो हमें सामान्य मान या फिर सैद्धांतिक मान प्राप्त होते हैं। परंतु यदि विलय के अणु विलयन में सगुणित या वियोजित होते हैं तो हमें सामान्य मान न प्राप्त होकर दूसरे मान प्राप्त होते हैं, उन्हें एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इनके आधार पर अगर हम द्रव्यमान के मानों का परिकलन करते हैं तो वो भी हमें असामान्य प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, सगुणन का उदाहरण देखते हैं। बेंजीन में एसिटिक एसिड जो है वो द्विगुणित अवस्था में रहता है, जिससे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60 के स्थान पर 118 आता है। और वियोजन की बात करें तो अकार्बनिक अम्ल, क्षार अथवा लवण जैसे NaCl है, KBr है, BaCl2 है, BaNO3 का होल ट्वाइस है इत्यादि जो जलीय विलयन में वियोजन से कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इनके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के मान हैं वह सामान्य न प्राप्त होकर हमें डिफरेंट प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद आता है वॉन हाफ फैक्टर। वॉन हाफ फैक्टर क्या होता है? तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणों के असामान्य व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए वॉन हाफ समीकरण में एक गुणांक प्रयुक्त किया गया जिसे वॉन हाफ फैक्टर कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में बात आ गई? बात यह है
कि तनु विलयन जो होते हैं उनके अणुसंख्यक गुणों के असामान्य व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए वॉन हाफ समीकरण में एक गुणांक प्रयुक्त किया गया जिसे वॉन हाफ फैक्टर कहते हैं और इसे आई स्मॉल आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है या वॉन हाफ समीकरण है वो है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, या यूँ कहिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें जो है तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो वॉन्ट हाफ फैक्टर इंक्लूड किया गया वो हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी। तो पाई जीरो वी इज इक्वल टू आई एन आर टी समीकरण 1 में बताया गया है, जहाँ पर पाई जीरो जो है वह प्रेक्षित या प्रायोगिक मान है। ऑब्जर्व्ड जो है ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू, आप जानते हो ऑस्मेटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यदि विलय पदार्थ का सहगुणन या वियोजन न हो तो वॉन्ट हाफ समीकरण हमारे पास हो जाएगी पाई टी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर पाई टी जो है वो सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल वैल्यू है। इसमें आई की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि जो है असामान्य व्यवहार है नहीं, तो जो सामान्य समीकरण है वो हो जाएगी पाई टी वी इज इक्वल टू आई एन आर टी सॉरी। तो टी जो यहाँ पर है वह थ्योरेटिकल वैल्यू है या यूँ कहिए सैद्धांतिक मान है। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देने पर, समीकरण 1 का 2 में भाग दीजिए, हमारे पास हो जाएगा पाई टी वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पाई जीरो वी इज इक्वल टू आई एन आर टी। तो एन आर टी इज इक्वल टू कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वी से वी कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पाई टी आई इज इक्वल टू पाई जीरो, और आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई जीरो अपॉन पाई टी। पाई जीरो जहाँ ऑब्जर्व या प्रेक्षित प्राशण दाब है, जबकि पाई टी जो है वह थ्योरेटिकल वैल्यू है या सैद्धांतिक प्राशण दाब है। क्योंकि सारे अणुसंख्यक गुण विलय की आणविक संहति के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आणविक संहति के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है और मासेस के उल्टा होते हैं। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सैद्धांतिक आणविक संहति, वहाँ ऑब्जर्व आई या प्रैक्टिकल प्राशण दाब था तो उससे उल्टा है तो हम यहाँ पे उल्टा लिख देंगे। आई इज इक्वल टू हो जाएगा सैद्धांतिक आणविक संहति या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए आई बराबर अगर 1 हो इसका मतलब विलय अणु जो है सामान्य अवस्था में न तो सहगुणन हुआ है न वियोजन हुआ है। अगर आई की वैल्यू 1 से कम हो तो इसका मतलब विलय जो है वह एसोसिएटेड हुआ है, यानी कि एसोसिएट हुआ है तो अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और विलय अगर वियोजित हुआ है तो आई की वैल्यू यानी वॉन्ट हाफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब हम जब अणु विलय के जो है सहगुणन का अंश क्या होगा और विलय के वियोजन का अंश क्या होगा उसका अपन गणना करते हैं। देखिए पहले विलय के सहगुणन का अंश, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। सहगुणन की मात्रा या अंश से तात्पर्य कुछ अणुओं की का वह भिन्न जो परस्पर संगुणित होकर बड़े अणु बनाता है। यूँ कहते हैं कि कुछ अणु जो हैं आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं, यानी कि कुछ अणु जो हैं एसोसिएट होकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। अर्थात माना हमारे पास Na जो हैं वो अणु हैं और वो मिलकर बड़ा अणु A बना लेते हैं। एट इनिशियली जब अभिक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई है, यानी कि सहगुणन की प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जब T बराबर 0 हो इनिशियली, माना हमारे पास A का 1 मोल है तो A जो है एसोसिएटेड है उसका 0 मोल हो जाएगा। जब T बराबर T हो यानी साम्य पर, जब इक्विलिब्रियम सेटल हो जाए, माना हमारे पास इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा हो, तो हमारे पास जो है वो नॉन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की जो डिग्री ऑफ नॉन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की जो संख्या हो जाएगी
वो 1 माइनस एल्फा के बराबर होगी। तो हमारे पास हो जाएगा असहगुणित अणुओं की संख्या हो जाएगी 1 माइनस एल्फा मोल, और सहगुणित अणुओं का जो अंश हो जाएगा वो हो जाएगा एल्फा बाई एन मोल। अब सहगुणन के बाद अणुओं की कुल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन मोल। अब हम आई निकालते हैं, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि ऊपर तो आती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और नीचे आती है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो विलय के अणुओं की ऑब्जर्व्ड या प्रेक्षित वैल्यू जो हो जाएगी एसोसिएशन के बाद वो तो हो जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने माना है कि सहगुणन से पहले जो वैल्यू है वो 1 मोल है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन ए को ऊपर नीचे एन से गुणा करने पर, हमने ऊपर नीचे इसको एन से गुणा कर दिया। देखिए 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा एन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एल्फा एन प्लस एल्फा एन अपॉन 1 इंटू एन। एन से एन कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, ये हो जाएगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आई इज इक्वल टू एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। अब अपन एन को इधर ले आएंगे तो एन आई माइनस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एल्फा माइनस एन एल्फा। देखिए इजी सा है। अब एल्फा बराबर हो जाएगा एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, या फिर अपन इसको ऐसे कह सकते हैं आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन माइनस 1। ये सॉल्व करके बताया हुआ इधर एन इंटू 1 माइनस आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन बाई एन, तो एन से एन कट जाएगा तो ये बच जाएगा आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन माइनस 1। इस प्रकार से अपन जो है विलय के सहगुणन का अंश निकाल सकते हैं। अब विलय के वियोजन का अंश निकालना चाहते हैं, यानी कि वियोजन की मात्रा या अंश से तात्पर्य कुल अणुओं की वह भिन्न जो वियोजित होकर सरलतम अणु या आयनों में परिवर्तित हो जाती है। अब अपन इसका उल्टा कर लेंगे, जैसे अपन ने पहले किया था। ए जो है वो मिलकर एन ए मिलकर क्या वियोजित होकर एन ए बनाते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने ऊपर लिखा था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, माना टी बराबर 0 हो तब ए का 1 है और वियोजित जो है मात्रा उसकी 0 है। टी बराबर टी हो यानी साम्य की अवस्था में ये माना 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, तो ये एन एल्फा हो जाएगा क्योंकि संख्या बढ़ रही है। अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस अपॉन प्रैक्टिकल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन हो जाएगी सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान बटावा सैद्धांतिक मान। तो देखिए प्रेक्षित क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा एल्फा, ये ठीक है। तो टोटल जो हो जाएगा वो एल्फा से एल्फा कट जाएगा तो 1 प्लस एल्फा अपॉन 1। अब आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन 1, अपन ने पहले ही बताया। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन एल्फा माइनस एल्फा। देखिए सॉल्व करेंगे तो अब एल्फा की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जब विलय के अणु का सहगुणन होता है तो हमारे पास जो एल्फा की वैल्यू आती है वो आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 होती है, जबकि जब वियोजन होता है तो आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 होता है। यूँ कहिए कि सहगुणन होता है तो जो 1 अपॉन एन वैल्यू होती है और यहाँ पर एन वैल्यू होती है, इतना सा अंतर है।
अल्फा के मानों में। तो इस प्रकार से अपन विलय के सहगुणन का अंश और विलय के वियोजन का अंश प्राप्त कर सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने इसमें आपके सहायता के लिए या आपकी सहूलियत के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है। जैसे पहला है 2009 में पूछा हुआ है, फिर ये भी 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी देख सकते हो 2010 का, और भी कई मैंने इसमें लिखा 2011 का, फिर ऐसे 2012 का, ऐसे कई हैं 2013 का, 14 का, ऐसे वैल्यूज़ जो हैं, ऐसे कई जो हैं न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें सॉल्व करके आपको दिए हैं जो पिछली एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। आप उसकी सहायता से ये न्यूमेरिकल कर सकते हो। और कोई भी इसमें न्यूमेरिकल ज़रूर आता है एक इस चैप्टर में। अगर कोई भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे, मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक। धन्यवाद।